तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 28 फरवरी सैटरडे यानी शनिवार का दिन और ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 9:40 ईरान की राजधानी तेहरान की एक सबसे सिक्योर बिल्डिंग के ऊपर 60 सेकंड के अंदर 12 बम गिराए जाते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में खबर आती है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। अगले कई घंटों तक यह खबर पूरी दुनिया में, लेकिन जो 9:40 पर 12 बम गिराए गए, उस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन थे, उसकी जद में कौन कौन आए, किसकी मौत हुई, यह खबर अभी दुनिया के सामने नहीं आई थी। यानी 28 फरवरी को जो पहला हमला हुआ ईरान की राजधानी तेहरान पर, उसी एक हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। लेकिन उस हमले की सच्चाई सामने आने में अगले 15 घंटे लगे। 15 घंटे के बाद दुनिया को यह पता चला कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई इस हमले में मारे गए। अब सवाल यह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के कमांडर इन चीफ, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, खामनेई के अपने रिलेटिव फैमिली के लोग, मतलब टॉप ऑफिशियल ऑफ ईरान, दो बिल्डिंग में एक ही जगह दोनों बिल्डिंग इकट्ठा है और उसी वक्त वहां पर आकर बॉम्ब मिलता है। आमतौर पर ईरान के जो इजराइल या फिर अमेरिका से रिश्ते हैं उसको देखते हुए ईरान की टॉप लीडरशिप, ईरानी फोर्स के टॉप कमांडर इन चीफ और बाकी सीनियर कमांडर एक छत के नीचे हों, एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही हो, इसकी खबर दुश्मनों तक कैसे पहुंच सकती है? क्या कोई अंदर का शख्स था, कोई अपना भेदिया, अपना जासूस? और आखिर 28 फरवरी को अचानक पहली बार इजराइल ने इतिहास में ईरान पर दिन के उजाले में यह हमला क्यों किया? क्योंकि इससे पहले हमेशा वो रात के अंधेरे में हमला करता था। और खामनेई के इस खुफिया ठिकाने की जानकारी कहां से मिली? वो जासूस कौन, वो गद्दार कौन हो सकता है? और इन सारी चीजों में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान का क्या रोल है? तो पेश है पूरी कहानी। 60 सेकंड का वो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन की तैयारी में महीनों लगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जून 2025 से। याद कीजिए, 13 जून 2025 की वो रात थी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने भी पलटवार किया। इसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर, ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार इजराइल बम गिराता रहा। इधर से ईरान भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिराता रहा। 12 दिनों तक ये जंग चली। कहते हैं इसी 13 जून से शुरू हुई इस जंग के दौरान एक मौका आया इजराइल के हाथ। मौका यह कि आयतुल्लाह खामेनी किस जगह पर है, क्या ठिकाना उनका, वो उसे पता था। और वो अपने फाइटर जेट्स के जरिए वहां पर उसी तरीके से बॉम्ब गिराना चाहता था। नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने माफ कीजिएगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की और कहा हमारे पास टारगेट सामने है और हम मारना चाहते हैं। लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने साफ साफ ये चेतावनी दे रखी थी कि ऐसा कोई कदम मत उठाना। खामनेई को मारने का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट में एक हंगामा। पूरी दुनिया में जितने भी शिया हैं उनके सबसे बड़े धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई, और उनकी मौत का असर बहुत खतरनाक होगा। तब ट्रंप ने इजराइल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम जंग करो लेकिन खामनेई को निशाना नहीं बनाओगे। 12 दिन की यह जंग चलती है और इसी जंग के दौरान जब ये 12 जून को शुरू हुआ, 13 जून को, 17 जून यानी जब जंग जारी थी तो 17 जून, 13 जून को हमला किया इजराइल ने और 17 जून को प्रेसिडेंट सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं और उस पोस्ट में वो कहते हैं कि हमें पता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता कहां पर है, उनका ठिकाना क्या है, पर हम उन्हें निकालना यानी उन्हें इस वक्त मारना नहीं चाहते। ये 17 जून 2025 का सोशल मीडिया पर डाला गया डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। ये वही ट्वीट है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो यानी उस वक्त उन्हें पता था कि वो कहां है, पर यह कहा कि हम मारना नहीं चाहते। अब उस वक्त जब ये जंग हुई थी जून में, तब यह भी था कि बहुत सारी खबरें आई कि आयतुल्लाह खामेनी ईरान छोड़कर भाग गए जान बचाने के लिए, रूस में जाकर वो शायद पनाह ले।
लेकिन खामनेई को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो वो उन लीडर में है ही नहीं जो ईरान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कहीं और शरण या पनाह ले। वो आखिरी वक्त तक ईरान में ही रहेंगे। और इन सारे खतरों के बावजूद खामनेई ने ईरान की राजधानी तेहरान नहीं छोड़ा, तेहरान में ही रहे। अब ये ट्वीट आता है, उसके बाद 12 दिन के बाद एक सीज फायर हो जाता है ईरान में और इजराइल में। 12 दिन के बाद ये जंग जो जून वाली थी रुक जाती है। जंग रुकी, उसके बाद ये हुआ कि अब ईरान से बातचीत की जाए और उसको लाया जाए कि भाई आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने रोक दो। जंग रुक गई लेकिन बातचीत चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत में शामिल है, अपने उनके जो दूत हैं वो लगे हुए हैं, ईरान की तरफ से भी बातचीत हो रही है जिनेवा में। ये सिलसिला चलता रहा। फरवरी का महीना आ गया, 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की उन शर्तों को मानने का तैयार नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान से एक शब्द सुनना चाहते थे कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। और ईरान ना ऐसा कहने वाला और ना ईरान ऐसा करता, क्योंकि पड़ोसी इजराइल है और ईरान अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर वेपन या बैलिस्टिक मिसाइल इसके प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकता। तो 8 महीने हो गए, बातचीत बेनतीजा। अब इसी दौरान में फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप फिर एक सोशल मीडिया पर मैसेज देते हैं और एक बाइट देते हैं और कहते हैं कि अब सिर्फ 10 से 15 दिन है ईरान के पास। इन 10-15 दिनों में अगर ईरान ने बात मान ली, बातचीत से मसले का हल हो गया तो ठीक, वरना अंजाम बुरा होगा। अब ये कहने के बाद फिर से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। 27 फरवरी डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दिए हुए 10 से 15 दिन की जो मोहलत दी थी, 10 दिन बीत चुके हैं। 27 फरवरी की तारीख आ गई। 27 फरवरी को जिनेवा में एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में ईरान की तरफ से ईरानी ऑफिसर शामिल है और अमेरिका की तरफ से 2 खास लोग हैं। एक जो मिडिल ईस्ट के दूत हैं अमेरिका के, वो इस बातचीत में है, जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ। और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप के अपने सन इन लॉ, दामाद जेड कुशनर। जेड कुशनर और विटकॉफ ये अमेरिका की तरफ से बातचीत कर रहे हैं और ईरान की तरफ से ईरानी टॉप ऑफिशियल जिनेवा में बैठे हुए हैं एक थर्ड कंट्री में। और इसी बात पे कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोको, बाकी चीजें बातचीत होगी, फिर जंग नहीं होगी, इजराइल हमला नहीं करेगा। और इस बातचीत की जो मध्यस्थता कर रहे थे बीच में, वो थे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी। ओमान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के टेबल को एक तरह से सजाया और इन दोनों को एक मेज पर लाया। मॉर्निंग में 27 फरवरी को बातचीत शुरू हुई अमेरिका और ईरान के बीच। पहले राउंड की बातचीत बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। बातचीत में ये दोनों जो वुडकॉफ हैं और कुशनर हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को लगातार ट्रंप को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। पर ट्रंप एक ही चीज सुनना चाहते थे कि ईरान ये कह दे कि ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को अपने बंद कर रहे हैं, पर ऐसा सुनने को मिला नहीं। पहले राउंड की बातचीत खत्म हो गई बेनतीजा। तो फिर जो बद्र अल बुसैदी हैं ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा ठीक है हम बात को आगे बढ़ाते हैं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और शाम को सेकेंड राउंड की बातचीत करेंगे। अब ये मैसेज वॉशिंगटन ट्रंप तक पहुंचता है। ट्रंप कहते नहीं, ये सब बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, ईरान मानेगा नहीं और खासतौर पर खामनेई झुकेंगे नहीं। शाम को जैसे ये मैसेज मिला ट्रंप का, तो उनके जो दूत हैं दोनों, उनके दामाद और विटकॉफ अमेरिका के मिडिल ईस्ट के दूत, ये दोनों जिनेवा से वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। इधर ओमान के फॉरेन मिनिस्टर को अब एहसास हो चुका है कि बात बेनतीजा है, दोनों लौट गए हैं और अब अमेरिका कुछ करेगा। ट्रंप उधर धमकी दे चुके हैं 10 से 15 दिन वाली, वो मियाद खत्म हो गई मोहलत, तो कहीं ईरान पर हमला न कर दे। इसीलिए ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जिनेवा से वापस अपने देश लौटने की बजाय सीधे वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं उसी दिन 27 फरवरी को। वहां जाकर वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी भी बातचीत का दरवाजा बंद नहीं है और ठीक ठाक सेकंड राउंड में बात होनी थी, उम्मीद थी, लेकिन बीच में रुक गई, आपके दूत वापस आ गए, तो आप प्रेसिडेंट से बात कीजिए। तब तक डोनाल्ड ट्रंप, वीकेंड शुरू हो चुका था, वो अपना वीकेंड मनाने के लिए वहां से निकले और टेक्सास चले गए और टेक्सास से फ्लोरिडा। और वाशिंगटन में वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट शाम को देर शाम अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं और कहते हैं कि बातचीत नाकाम है और अब अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। सांसदों को बताने के बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की यह तय था कि अब अगले 24-48 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और यह हमला रात को होना था।
लेकिन इसी बीच ये होता है कि 27 फरवरी की रात को ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अपने आकाओं को अमेरिका में एक खबर देती है। खबर ये कि ईरान की राजधानी तेहरान की एक खास बिल्डिंग में, जो अक्सर खामेनी अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वहां 28 फरवरी की सुबह करीब 9 से 9:30 के दरमियान एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। और इस मीटिंग में खामेनी के अलावा ईरान के टॉप ऑफिशियल्स, टॉप लीडरशिप, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ और बड़े कमांडर, ये सब एक छत के नीचे होंगे। अब जैसे ही CIA से जानकारी मिली, इस जानकारी को इजराइल से शेयर किया गया। इजराइल और मोसाद, जून में एक मौका मिला था खामेनी पर हमला करने का, तब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया था। जैसी ये खबर मिली तो फिर यह हुआ कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि ईरान की टॉप लीडरशिप एक ही जगह पर है। लेकिन CIA की खबर कितनी पुख्ता है, इसको कैसे चेक करें? तो CIA ने बताया कि नहीं, उसके जो सोर्सेज हैं उन्होंने क्रॉस चेक करके बताया, जो सैटेलाइट से इमेज आई उस बिल्डिंग के बाहर की हलचल और बाकी गाड़ियों का आना जाना, बाकी फोन और उसके जरिए, तो सबसे ये तय है कि ये मीटिंग होनी है और खामनेई उसी बिल्डिंग में। अब सुबह 9:30 बजे या 9 बजे मीटिंग होनी है। प्लान यह है कि रात को ही ईरान पर हमला करता है इजराइल और मोसाद के साथ ये शेयर हुआ। अब ये हुआ कि रात को तो हमला कर नहीं सकते क्योंकि मीटिंग सुबह है, पता नहीं सारे लोग एक छत के नीचे रात को होंगे कि नहीं। तो अमेरिका को जो हमला रात को करना था, इस CIA के इनपुट के बाद यह तय हुआ कि यह हमला उसी वक्त करेंगे जब यह मीटिंग शेड्यूल्ड है, यानी 9:40 पर या उससे पहले। अब ये जब सारी चीजें तय हो गई तो फिर अमेरिका और इजराइल के बीच अब एक बातचीत चली कि कैसे हमला होगा। तो तय हुआ कि तेहरान की उस बिल्डिंग में जहां खामेनी और टॉप ऑफिशियल मौजूद है, उस बिल्डिंग को निशाना बनाएगा इजराइल अपने फाइटर जेट से, और ईरान के जो बाकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएगा अमेरिका। तय हुआ और यह हुआ कि हमला अब सुबह ही करेंगे। कभी भी इतिहास में इजराइल ने दिन के उजाले में ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन यहां सिर्फ इस स्पेशल मीटिंग की वजह से अब यह हमला सुबह होना था। सुबह करीब 6 बजे के आसपास इजराइल के एयरबेस से फाइटर जेट, बहुत ज्यादा नहीं, 3 या 4 उड़ान भरते हैं, लेकिन इनमें जो मिसाइल और जो बॉम्ब और हथियार थे वो बहुत घातक थे। उसके बाद अब ये तेहरान की तरफ उड़ान भर रहे हैं। करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगना है तेहरान के करीब पहुंचने में और उस बिल्डिंग को निशाना बनाने में। तो फाइटर जेट अब आसमान में है, लेकिन जमीन पर सवाल यह है कि कितनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, एक हाई लेवल की मीटिंग जिसमें खामेनी, जिनकी जान को खतरा है, और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के कमांडर इन चीफ, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, मतलब जो ईरान की सारी पॉलिसी बनाने वाले लोग, बड़े लोग जैसे जंग में सबसे ज्यादा फ्रंट पर होते हैं, एक छत के नीचे है। इसकी जानकारी CIA को कहां से मिली? तो इसमें 2 से 3 चीजें आई। पहली, जब जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग हुई, तो उस जंग के बाद 2 चीजें हुई। एक, CIA लग गई कि उसे पता था देर सवेर अमेरिका और ट्रंप खामेनी को निशाना बनाएंगे, और तब सुगबगाहट हो गई थी कुछ, एक फूट डलवाने का ईरानी जनता में सरकार और खामेनी के खिलाफ। तो CIA ने अपना नेटवर्क शुरू कर दिया ईरान में। उधर मोसाद ने एक नई पॉलिसी बनाई। मोसाद ने हाल के वक्त में यह किया कि अब तक वो अपने एसेट, अपने एजेंट को गल्फ के देशों में, मिडिल ईस्ट में ट्रेन करके भेजता था, और वो वहां बहरूपिये बनकर भेज बदल कर रहते थे, घुल मिल जाते थे। उसमें जोखिम बहुत था। अब मोसाद में काम करने का तरीका यह होगा कि मिडिल ईस्ट के जिन जिन देशों में मोसाद के एजेंट की तैनाती करनी है, उसमें इजरायली सिटीजन की बजाय जो मोसाद से जुड़े हैं, वहां के लोकल लोगों को ट्रेन करो, उनको मोसाद में भर्ती करो और उनसे ये ऑपरेशन को अंजाम दिलवाओ। तो चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कतर हो, कुवैत हो, सऊदी हो, UAE हो, जॉर्डन हो, यहां अपना नेटवर्क बनाने के लिए अब मोसाद ने यही मॉड्यूल अपनाना शुरू कर दिया। ईरान में वो लंबे वक्त से काम कर रहा था, और ईरान में ज्यादातर जो मोसाद के एजेंट है अब वो लोकल है।
अब ये लोकल क्यों मोसाद के लिए काम करेंगे? तो दो वजह। पहला कि वो ऐसे लोगों को चुनता जो वहां की गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, उनके खिलाफ उसको गुस्सा है, नफरत है। दूसरा लालच, पैसा बेइंतहा, बेहतर लाइफ, कहीं भी दुनिया के देश में बाद में सेटलमेंट। तो इसमें आसानी से झांसे में आ जाते लोग। तो जब ऐसे लोग हो जाते फिर उन्हें लगता कि भरोसा हो चुका कि ये काम का है, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती और ट्रेनिंग के बाद फील्ड में उतार दिया जाता। यही वजह है कि ईरान में ऐसे ही लोगों को ट्रेन कर करके मोसाद ने ऐसा नेटवर्क बनाया कि उसे ये पता है कि कौन न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहाँ है, किस गाड़ी में है, कहीं से भी वो निशाना बना लेते हैं। हाल के वक्त में आपने देखा होगा। तो मोसाद ग्राउंड पर काम कर रहा है ह्यूमन नेटवर्क से, उधर CIA लगा हुआ है टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखने के लिए खामनेई पर। अब इन दोनों ने मिलकर जासूसी शुरू की। मोसाद के जासूस बड़े बड़े लोग कब कहां कौन किससे संपर्क करता, कहां मिलते हैं, किस बिल्डिंग में हैं, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, ये सारी खबर CIA उधर खबर ये रख रही है सैटेलाइट इमेज से। आजकल सैटेलाइट के जो रेजोल्यूशन होते हैं कैमरे के, एक गाड़ी में कौन शख्स बैठा हुआ, किस कलर का कपड़ा पहने हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। तो सैटेलाइट इमेज से उन चुनिंदा बिल्डिंगों को इन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किया कि ये वो ठिकाने हैं जहां पर खामनी किसी इमरजेंसी में जाकर छुप सकते हैं, रह सकते हैं या अपना ठिकाना बदल सकते हैं। हालांकि खामनी कभी भी ईरान छोड़ेंगे नहीं, ये भी इन लोगों को पता था, लेकिन हाँ वो अपना ठिकाना बदल रहे हैं। तो सैटेलाइट इमेज के जरिए ऐसे कुछ बिल्डिंग को शॉर्टलिस्ट किया गया, शॉर्टलिस्ट। अब वहां पर ये सिर्फ ये देखते थे कि इस बिल्डिंग के आसपास गाड़ियों की आवाजाही अचानक कुछ बढ़ रही है, घट रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस का वहां मूवमेंट कम है या ज्यादा है, मोबाइल या फोन या बाकी डिवाइस वहां अचानक एक्टिव हुए हैं, कौन किससे संपर्क कर रहा है, संपर्क कहां से हो रहा है। इसके अलावा वहां की मूवमेंट में कुछ अचानक तब्दीली आई है। तो इसके जरिए वो इस बिल्डिंग उसमें रहने वाले लोगों के बारे में पता करते हैं सैटेलाइट इमेज से। इसके अलावा फिर बाकी ड्रोन कैमरा, इसके जरिए नजर रखते हैं। ये सारी चीजें चलती रही। बीच बीच में कई इंफॉर्मेशन मिली खामनेई के बारे में, लेकिन पुख्ता नहीं थी। 27 फरवरी को यह पुख्ता जानकारी मिलती है कि ये मीटिंग होनी है, इस बिल्डिंग में होनी है और इसमें टॉप जो वहां के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो एक छत के नीचे होंगे। तो इसको जब क्रॉस चेक किया गया और फिर जो जमीन पर मोसाद के जासूस उन्होंने भी क्रॉस चेक किया, तो फिर यह हो गया कि यही मौका है। और इसी के बाद सुबह 6 बजे 27 फरवरी को, बल्कि 28 फरवरी को इजराइल के एयरबेस से कुछ फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और 9:40 पर ये तेहरान के करीब पहुंचते हैं। अब तेहरान के आसमान में उस बिल्डिंग के ऊपर से फाइटर जेट उड़कर जाएगा तो उसे मार गिराएंगे, पर इन्हें पता था कि कहां से कितनी दूरी से हम मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो तेहरान से करीब 9:40 पर इसी इजरायली फाइटर जेट ने एक के बाद एक 12 बम गिराए उस बिल्डिंग में, जिसके बारे में ये पुख्ता जानकारी थी कि यहाँ खामनी और बाकी लोगों की मीटिंग होने वाली है। जिस जगह ये बिल्डिंग थी वो पास में 2 बिल्डिंग थी। एक बिल्डिंग में जब ये बॉम्ब गिरा तब ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के तमाम टॉप कमांडेंट और कमांडर और चीफ थे, और उसके बराबर वाली बिल्डिंग में खामनी थे और उनकी फैमिली के कुछ लोग थे, बेटी, बहू, नाती, पोते। जब ये 12 बम गिरा, अच्छा खामनी के कुछ ठिकाने ऐसे थे जो जमीन के अंदर लिफ्ट से आप 5 मंजिल नीचे जा सकते हैं, इतनी गहराई में बंकर नुमा था। लेकिन जो मिसाइल गिराए गए वो ये थे कि 200 मीटर अंदर तक जमीन के जाकर ये मार कर सकता है, तो इसलिए गहराई किसी काम नहीं आ सकता था। तो दोनों बिल्डिंग पर लगातार, क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग कैंपस को ही इन्होंने पहले से टारगेट कर रखा था, 12 बम गिराए। उस मिसाइल को निशाना लेने में और बॉम्ब गिराने में कुल 60 सेकंड लगे, 60 सेकंड्स, 1 मिनट। 1 मिनट के बाद तय टारगेट पर जब ये बॉम्ब गिरा दिया गया, इजरायली फाइटर जेट वापस रुख मोड़ते हैं इजरायली अपने बेस की तरफ, वो चले जाते हैं। अब इस ऑपरेशन की जानकारी उधर नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप सबको दे दी गई है। इसके बाद पूरी दुनिया में खबर आती है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि इस पहले हमले में असल में टारगेट कौन था। ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। लेकिन इजराइल और अमेरिका जानता था, बट वो भी थोड़े से कंफ्यूज थे
कि क्या CIA की जानकारी पुख्ता थी, क्या वाकई उस वक्त इस बिल्डिंग में ये लोग थे। बाकी सारे जासूसों से सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये यकीन कैसे करें कि इस हमले में खामनेई मारे गए। तो उन्होंने भी इंतजार किया, इंतजार इस बात का कि ऐसा सबूत मिले जिसके बाद दुनिया को बताया जाए। तब तक खबर सिर्फ यही थी कि ईरान में हमला हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने। इसके बाद अगले 10 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं। इस दौरान अचानक फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें ऐलान करते हैं खामनेई की मौत का। लेकिन ईरान की सरकारी मीडिया और वहां की नेशनल मीडिया और बाकी तब भी इसे एक अफवाह बता रहे थे। ट्रंप के इस दावे के बावजूद कई घंटे तक कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर यकीन किया, उसकी वजह थी जब ये हमला हुआ, हमले के बाद यह तय किया गया कि जब तक उस बिल्डिंग में जो लोग मारे गए उनमें से एक लाश को ढूंढना है और उस लाश की शिनाख्त करनी है कि क्या वो खामनेई है या नहीं। कुछ देर के बाद वो तस्वीर आ गई उस एक लाश की। वो तस्वीर नेतन्याहू ने देखी, वो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी, और उस तस्वीर को देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि CIA की जानकारी सही थी, उस बिल्डिंग में खामनेई थे और खामनेई की इस हवाई हमले में मौत हो गई। उसी के बाद ट्रंप ने वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करा और फिर कुछ घंटों के बाद खुद ईरानी मीडिया ने भी माना और ईरानी मीडिया में ऐलान किया गया कि उनके रहनुमा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी मारे गए और उसके बाद 40 दिन का वहां शोक, 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। तो ये महीनों की जासूसी और 60 सेकंड का ऑपरेशन। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर खामनेई के इस खुफिया ठिकाने की जानकारी कहां से मिली। इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका जो खुद खामनेई को मारने के खिलाफ था, क्यों तैयार हुआ? जून में नेतन्याहू के कहने के बावजूद क्यों मना किया? तो इसके पीछे की भी कहानी आई है। जब ये जिनेवा में बातचीत चल रही थी, उससे पहले भी बातचीत चल रही थी, तब दो चीजें हुई। एक, इजराइल बार बार अमेरिका को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि ईरान जून के हमले के बाद फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से बना रहा है। हो सकता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, बैलिस्टिक मिसाइल पे भी काम कर रहा है। तब ट्रंप को उनके सलाहकारों ने कहा था कि इजराइल बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना, आग लगाने का काम कर रहा था कि आप कुछ कर दो, तो आप होशियार रहिएगा, सिर्फ नेतन्याहू की बात पर मत जाइएगा। इसी बीच दूसरी चीज हुई, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के सलमान, उन्होंने लगातार जब ये जिनेवा में बातचीत चल रही जिसमें ओमान के विदेश मंत्री भी शामिल हैं, तो फरवरी के तीसरे हफ्ते में लगातार डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं और फोन करके कह रहे हैं कि ईरान फिर से वो सारी चीजें कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, और अगर ईरान पर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम में वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा, तो आप कुछ कीजिए। ये क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के सलमान के बारे में, जो डोनाल्ड ट्रंप को लगातार फोन कर रहे थे। अब सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर फोन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उधर से नेतन्याहू बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, और ट्रंप के बारे में आपको तो खैर पता ही है कि ना सुनने की आदत है नहीं। तो इन्हीं सारी चीजों के बाद ये 28 तारीख को हमला हुआ। लेकिन फिर वही सवाल कि वो मुखबिर कौन था, वो जासूस कौन था जिसने खामनेई की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, आम जो रूटीन उनकी लाइफ, उसके बारे में भी उनके खास इर्द गिर्द कुछ लोगों के अलावा, कहते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होता है कि उनका मूवमेंट क्या है। ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग, इतनी खुफिया मीटिंग, इसकी जानकारी कैसे CIA तक पहुंची? तो जो खबर आ रही है वो यही है कि जो खामेनी के क्लोज एड थे, जिनके बीच वो रहते थे, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन्हीं में से कोई एक गद्दार था। वो गद्दार जो या तो CIA का एजेंट बनकर या मोसाद का एजेंट बनकर उनके करीब गया, उनके नेटवर्क तक गया, और उसी ने इस इंपॉर्टेंट मीटिंग की जानकारी दी जिसके बाद यह हमला हुआ। शायद जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर खामनेई की ये मीटिंग वैसे नहीं होती, इसमें टॉप लीडरशिप नहीं होता, क्योंकि 40 बड़े हाई प्रोफाइल लोग मारे गए इस बिल्डिंग में, तो हो सकता है कि शायद इस बिल्डिंग पर खामनेई को सिर्फ मारने के लिए अमेरिका इजाजत नहीं देता नेतन्याहू को। लेकिन ट्रंप को भी लगा कि इतने बड़े बड़े सारे लोग एक छत के नीचे, पूरी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, फिर वही है
कि ईरानी जनता को कहेंगे जाओ और अपनी एक कठपुतली सरकार जैसे इराक में या बाकी जगह पे वेनेजुएला में बना रखा है वैसे यहां भी बना देंगे, या जैसे सीरिया वीरिया में। तो यही किया। जब से ट्रंप आए हैं दुनिया के अलग वेनेजुएला से लेकर बाकी 7 देशों पर ऐसे हमला और ये सब करा चुके हैं, लेकिन इजराइल का ये पहला है जब किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष का कत्ल किया है। अब सवाल यह है कि खामेनी की मौत के बाद क्या ईरान में तख्ता पलट आसान है? बिल्कुल नहीं। जो एक्सपर्ट उनका कहना है कि ये खामेनी ही थे जिन्होंने ईरान की सबसे मोस्ट पावरफुल इराकी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को जन्म दिया। 2.25 लाख इसके वो हैं जो उनके इशारे पर काम करते थे। और जिस तरीके से खामेनी की मौत हुई है, जो लोग खामेनी के अब तक खिलाफ थे कुछ दिनों पहले तक, अब वो भी उनके सपोर्ट में आ गए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान के लोगों को अपने लीडर यानी खामेनी की मौत की जानकारी मिली। तेहरान में लोगों का सैलाब सड़कों पर आ गया था। अभी 1-2 महीने तक यही ईरान में से बहुत सारे लोग वहां की करेंसी जिसकी हालत खराब हो रही थी, महंगाई को लेकर ईरान की सरकार और खामेनी के खिलाफ थे। लेकिन जिस तरीके से खामेनी की मौत हुई और निशाना बनाया गया, ईरान के लोग एकजुट हो गए और इन लोगों की अब एक ही मांग है, बदला। खामेनी की मौत के बाद ईरान में तख्ता पलट होगा, नई सरकार आएगी, कठपुतली सरकार आएगी, इतना आसान नहीं है जो इराक में हुआ, क्योंकि ईरान एक अलग देश है। हाँ, इस हादसे के बाद मिडिल ईस्ट और बाकी के देशों पे इसका भी लंबे वक्त तक असर रहेगा और ये खुद एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या होता है आने वाले दिनों में। आज भी ये भी लगातार हमले हो रहे हैं चारों तरफ से, इजराइल और उधर अमेरिका है, इधर ईरान भी लगातार पलटवार किया हुआ है। आप मिडिल ईस्ट में देखें, यूएई, अबू धाबी, दुबई को खास निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि कतर में कई अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं उनको गिराने की बात की जा रही है। तो अभी ये रुकने वाला है नहीं और कब फिर बातचीत शुरू होती है ये भी पता नहीं। लेकिन जो भी है बहुत बुरा है, क्योंकि जंग में हमेशा जो कहता हूं इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और फिर दुनिया बहुत पीछे जाती है। महंगाई अभी से सुनने में आ रही है, तेल से लेकर बाकी चीज़ों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो पता नहीं अभी आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा उसकी अपडेट, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।